Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने सेकेंड चैप्टर के सेकेंड पोर्शन पे, जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं वार्मिंग अप से। हाँ तो भाई, वार्मिंग अप आपने एक्सरसाइजेस तो कई सारी कर रखी होंगी, लेकिन आपने उसको क्या पता सही तरीके से अपने गेम से पहले किया है कि नहीं। उछलते कूदते तो हम भी हैं और आप भी रहते हैं, सीढ़ियों से चढ़ना उतरना तो हमारा भी होता होगा और आपका भी होता होगा, लेकिन हम इन्हीं वर्कआउट्स को क्या ध्यान देते हैं कि ये हमारे वार्म अप एक्सरसाइज से रिलेटेड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। चलिए आइए समझते हैं। सेकेंड पोर्शन रिलेट्स टू वार्मिंग अप। देखो बेटा, जिस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर, उसमें वार्म अप का मतलब ये होता है कि जब आप किसी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कर रहे हो या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जा रहे हो या जिम वर्कआउट कर रहे हो, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना, जिसके जरिए आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, आपकी बॉडी हीट अप थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए और आपकी मसल की इलास्टिसिटी बढ़ जाए विद द बोन फ्लेक्सिबिलिटी। In these sort of cases, when you are completely ready for the strenuous workout, this is called as warming up. वार्मिंग अप की कई सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन आपको डेफिनेशन से कोई खास मतलब नहीं रखना है, बस मीनिंग उसकी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने पढ़ा है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन है फॉर द स्पोर्ट्स लेवल, वहीं इसको बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली वार्म अप है क्या हमारे लिए? वार्म अप इज एन एक्टिविटी प्रायर, यानी कि पहले, प्रायर टू योर टास्क। अब आप कोई भी स्पोर्ट ले लो, सपोज क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, लॉन टेनिस खेल रहे हो, स्विमिंग करने जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, एथलेटिक्स इवेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो बेटा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को तैयार कर लेना है एज अ बेसिक फॉर्म, ताकि हम रेडी हों और अच्छे तरीके से हाई लेवल पे अपना परफॉर्मेंस दे सकें। तो वार्मिंग अप का जनरल मतलब क्या है? इट इज अ जेंटल फिजिकल एक्सर्शन बिफोर अ परफॉर्मेंस। देखो ये लिखा है, मैंने बताया ना, प्रायर टू टास्क। तो बिफोर अ परफॉर्मेंस और अ प्रैक्टिस टू प्रिपेयर द बॉडी बोथ फिजिकली गुड एंड मेंटली प्रिपेयर्ड। हम तैयार हैं कि हम अपना कंपटीशन अब खेलने जा रहे हैं, या अपना कंपटीशन नहीं भी खेल रहे तो हम प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, लाइक बेसिक जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, स्पेसिफिक वार्म अप। अभी हम इसके टाइप्स में पढ़ेंगे तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या देते हैं? जब हम बॉडी को गर्म कर लेंगे, हीट अप कर लेंगे, तो उससे हमारे लिए क्या फायदे हैं? It goes with a good cardiovascular system, it goes with good respiratory system, it works with a neuromuscular system, मतलब हमारा नर्व्स और मसल का वर्क, कॉन्ट्रैक्शन, कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। That are stimulated to increase the heart rate, blood flow, breathing and muscle contraction, ताकि हम अपने वर्कआउट को और आसानी से और अच्छी तरीके से समझ सकें और कर सकें। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते, What it includes, ये मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया। वार्मिंग अप के अगर हम टाइप्स समझें तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ पैसिव वार्म अप एंड एज एन एक्टिव वार्म अप। तो जब आप इसके टाइप समझेंगे तो इसके दो फॉर्मेट हैं, एक है हमारा पैसिव और एक है एक्टिव। जब एक्टिव फॉर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है जनरल और एक आता है स्पेसिफिक। ये भी हम लोग अभी सब धीरे धीरे समझेंगे। पहले स्टार्ट कर रहे हैं पैसिव वार्म अप। पैसिव का मतलब होता है कि बिना कुछ काम किए आपकी बॉडी हीट हो रही है, लेकिन वो काम ऐसे कौन से छोटे छोटे से हैं जिनको आपने फिजिकली तो नहीं किया, लेकिन आपकी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगी कि अगर आपको इमीडिएट मैच खेलने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ा तो आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पीरियड में रेडी हो सकते हो। वो कौन सी चीजें हैं? दैट व्हेन इट इन्वॉल्व्स द मसल और कोर बॉडी टेम्परेचर थ्रू एक्सटर्नल मीन्स,
एक्सटर्नल क्या क्या चीजें हो सकती हैं बताते हैं आप। पहला है हॉट शावर और बाथ्स। आप हॉट बाथ ले सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हीट हो जाए। वार्म वाटर से आपको बाथ लेना है, सोना बाथ ले सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं, हॉट पैक्स यूज कर सकते हैं। सपोज कभी कभी कोई ऐसे गेम है जिनमें आपको फुट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, दौड़ने की चलने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आप हीट पैक से हीट बैग से अपने थाई मसल को हीट कर सकते हो, एंकल को हीट कर सकते हो। शोल्डर से रिलेटेड कोई वर्क है, सपोज बॉलिंग करानी है या बैडमिंटन खेलना है, लॉन टेनिस खेलना है, रैकेट खेलना है, टेबल टेनिस खेलना है, तो आप अपने शोल्डर पे वो वार्म बैग रख सकते हो ताकि आपको वार्म अप करने में टाइम कम लगे और आपका जब टेम्परेचर शोल्डर का हाई होगा तो आप उसका मूवमेंट ईजी कर पाओगे। दैट इज वाई दीज ऑल आर कॉल्ड एज वार्मिंग अप, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना लेकिन आप कुछ काम के जरिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के रखते हो। इसके अलावा डायथर्मी है, हीटेड गारमेंट्स आप पहन सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नॉर्मली आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे प्लेयर्स गर्मी में भी ट्रैक सूट पहन के रखते हैं, या अगर ट्रैक सूट नहीं पहनते तो अपर ज़रूर पहनते हैं ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हीटेड रहे, ताकि वो कम समय में वार्म अप कर सकें और अपना फोकस अपने गेम पे ज़्यादा कर सकें। वो अपना टाइम स्पेंड ना करें, टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा वार्म अप करने में, और उसके बाद मैच खेलने पहुंचे तो बेचारे थक जाएं। तो इससे बेहतर है कि वो हीटेड गारमेंट्स पहन सकते हैं। डायथेरेपी क्या है? इट इज अ थेरेपेटिक टेक्निक दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट करेंट्स टू जनरेट, क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेंट्स हैं टू जनरेट हीट टू द बॉडी और टू द बॉडी टिश्यूज। तो ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको फिजिकल नहीं करना बट फिर भी आपकी बॉडी जो है वो हीटेड टेम्परेचर पे रहेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कंज्यूम कर लेते हैं हॉट बेवरेजेस जैसे कि कॉफी। कुछ लोग अपने भारत के देसी लोग हैं तो भाई क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई मैच से पहले चाय पी लेते हैं। कभी कभी सर्दी का मौसम होता है या अगर बॉडी उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो एक शॉर्ट कप ऑफ टी, स्मॉल कप ऑफ टी वो ले लेते हैं, तो थोड़ा सा बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाती है। तो ये सब तो हो गया भाई पैसिव वार्म अप, कि हमें अपनी बॉडी को हीटेड रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। आगे कोई डाउट हो, कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा हो, यू कैन मेंशन इन दैट। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए एक्टिव वार्म अप। एक्टिव वार्म अप का क्या मतलब है? एक्टिव वार्म अप का मतलब होता है कि जब हम खुद किसी फिजिकल एक्सरसाइज को इंक्लूड करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर पैसिव से ज्यादा बढ़ा रहे हो, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्टिव वार्म अप। अब सपोज जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मुझसे कहा जाए इमीडिएटली सर यहाँ से क्लास लेने के बाद आपको जाना है मैच खेलने, मैं चला जाऊंगा, खेल लूंगा, क्योंकि जिस टेम्परेचर में मैं पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा हीटेड है, हल्की फुल्की स्वेटिंग भी हो रही होगी और मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी है। हम इसके बाद ज़्यादा वार्म अप में टाइम नहीं लेंगे और जल्द से जल्द मैच खेलेंगे। लेकिन अगर हम किसी कोल्ड टेम्परेचर से आ रहे हो, ठीक है, या अगर हम नॉर्मल घर से आ रहे हो, तो हमें क्या करना है, फिजिकल वर्क करना है। अब इसमें जब हम बात करते हैं एक्टिव वार्म अप की, तो एक्टिव वार्म अप में क्या क्या चीजें आती हैं ये समझें। 5 से 10 मिनट का आपको वार्म अप करना है कम से कम। कुछ लोग इससे ज्यादा भी कर लेते हैं, या डिपेंड करता है कि अगर विंटर टाइम पीरियड है तो उसमें ज्यादा देर वार्म अप हो जाता है। नाउ व्हाट इट इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स द लाइट जॉगिंग, मार्चिंग ऑन वन प्लेस, ऑन द स्पॉट रनिंग भी कहते हैं जिसको, ब्रिस्क वॉकिंग भी कहते हैं। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है थोड़ा सा फास्ट वॉक, ठीक है। तो 200 मीटर का ट्रैक है, शॉर्ट स्पेस है, तो हम उसमें जल्दी जल्दी चल के अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, हाथों का मूवमेंट कर सकते हैं। दिस इज व्हाई द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। साइकिलिंग ऑन ए स्टेशनरी बाइक, अगर हम जिम वगैरह में हैं तो हम स्टेशनरी साइकिल पे जो होती है उस पर अपना वार्म अप करते हैं। आपने कभी देखा होगा जिम में तो लोग जाते ही सीधा वार्म अप करते हैं, या तो ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं, कार्डियो करने लगते हैं, या वो अपनी साइकिल को यूज कर लेते हैं, तो उसमें उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। जंपिंग जैक्स हैं, जैसे कि हाथों को ऊपर उठा करके जंप करना, राइट, दिस इज ऑल कॉल्ड एज जंपिंग जैक्स। आर्म सर्कल्स मींस हाथों का रोटेशन है, वो अलग अलग वैरायटी से हो सकता है। शोल्डर रोटेशन इस तरह से हो, या आर्म कंप्लीट रोटेट हो रहा हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, शोल्डर रोल्स, ऑल दीज आर द बेसिक फॉर्म ऑफ एक्टिव वार्म अप, जिसे
जनरल सभी लोग करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है दैट इज जनरल वार्म अप। तो हम इसमें इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं जनरल वार्म अप, जिनको सारे खिलाड़ी करते हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो बैडमिंटन प्लेयर हो, चाहे वो लॉन टेनिस प्लेयर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, कोई भी हो, वो ये सारे वर्कआउट तो जरूर करेंगे। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि भाई जनरल वार्म अप तो कर लिया, लेकिन जब आप किसी स्पोर्ट में पर्टिकुलरली खेलने जा रहे हो तो उसका पर्टिकुलर वार्म अप क्या है, तो पर्टिकुलर वार्म अप भी समझ लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये चीजें जरूर मार्क कर लें, राइट। अब इसके बाद आ जाए भाई आगे, स्पेसिफिक है ये पार्ट एक्टिव का ही, दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव वार्म अप, ठीक है। ये स्पेसिफिक जो है ये एक्टिव फॉर्म के अंदर ही आता है, लेकिन इसको अपने जनरल वार्म अप के बाद आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्या होता है ये स्पेसिफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू योर स्पोर्ट। अब सपोज अगर कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, उसे वार्म अप करना है, तो जनरल वार्म अप तो कर लिया भाई, अब उसे कुछ टाइम ड्रिबल करनी है, कुछ टाइम चेस्ट पास करना है, कुछ टाइम लो ड्रिबल करनी है, कुछ टाइम प्लेयर्स को पास करके बास्केट करना है, ये सब हमारा किस में अंदर आ गया, ये आ गया स्पेसिफिक वार्म अप फॉर द बास्केटबॉल प्लेयर। क्रिकेट की बात करें, एक बॉलर है सपोज, तो बॉलर हैज टू डिलीवर एटलीस्ट 5 to 6 balls or 10 balls so that he can rotate his arm properly and the movement of the arm is easy and efficiently possible at the time of delivering a ball, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिकेट से रिलेटेड। तो हम इसमें भाई बास्केटबॉल में भी जा सकते हैं, क्रिकेट में भी समझ सकते हैं। कोई क्रिकेट में बैट्समैन है तो उसका अलग पोर्शन ऑफ वार्म अप होगा कि वो हेलमेट और पैड वैड पहन के रेडी रहे, बार बार अपना बैट स्विंग कर ले, डबल बैट ले ले और उसका मूवमेंट कर ले, ठीक है। पुल शॉट, हुक शॉट, डिफेंस शॉट, कुछ भी कर सकता है। बॉलर है तो वो कंटिन्यूस बॉलिंग कर सकता है। सपोज एक एग्जांपल और ले लें, फुटबॉल प्लेयर है तो वो अपने टीम मेट्स के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकता है, ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस कर सकता है एज अ वार्म अप, क्लियर। बैडमिंटन प्लेयर है तो वो हाई लॉब टॉस खेल सकता है। वॉलीबॉल का प्लेयर है तो वो स्मैश और सर्विस की प्रैक्टिस कर सकता है, बार बार उन्हीं एक्टिविटी को रिपीट करेगा। देन दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट गेम्स। आई होप बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इनमें स्पेसिफिक हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है तो हम क्रिकेट में भाई वॉकिंग लंजेस भी करते हैं, लेग स्विंग भी करते हैं, हाई नी भी कर सकते हैं, ग्रेप वाइन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, राइट। और स्क्वाट कम करते हैं, लिफ्टिंग वेट कम करते हैं। रनर्स के लिए भी बताया, रनर जितने हैं जो एथलीट्स हैं वो स्ट्राइड ज़्यादा करते हैं, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड करते हैं, मतलब 30 मीटर 20 मीटर एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट देते हैं और थोड़ी दूर जा करके रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या है, ट्रेनिंग करने से पहले के स्पेसिफिक वार्म अप हैं या कंपटीशन खेलने से पहले के स्पेसिफिक वार्म अप हैं फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक प्लेयर्स एंड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। आई होप बहुत इजी से समझ में आ रहा होगा, कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि बहुत बेसिक्स है और थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। तो आप इनमें से कुछ एग्जांपल्स इस तरह से लिख लें और इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये जरूर बेटा लिखिएगा क्योंकि एग्जांपल दे सकते हैं बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग का, क्रिकेट में आप दे सकते हैं बॉलिंग का, राइट। फुटबॉल में आप दे सकते हैं शूटिंग ऑफ द बॉल का, बैडमिंटन में दे सकते हैं स्मैशिंग ऑफ द शटल का या ड्रॉप का या लिफ्ट का, वॉलीबॉल में दे सकते हैं स्मैशिंग ऑफ द बॉल का या लिफ्ट का या सर्विस का, कुछ भी, राइट। ये तो हो गए आपके भाई वार्म अप की बात। अब जो मेथड्स हैं हमारी वो उन्हीं से रिलेटेड है जो हमने एक्टिव, जनरल, एक्टिव, पैसिव में पढ़ा। तो देयर इज अ मेथड ऑफ वार्मिंग अप। द फर्स्ट वन इज जनरल, जिनमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, दैट इज लाइट कार्डियो। कार्डियो में ब्रिस्क वॉकिंग आ गया, जिसको मैंने बोला था ब्रिस्क वॉक का मतलब फास्ट वॉकिंग होती है, ठीक है, इसका मतलब है फास्ट। फिर है साइकिलिंग ऑन स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल ट्रेनर, स्किपिंग यानी कि जंप रोप वगैरह है, मार्चिंग और जॉगिंग है अपनी जगह पे। दिस इज कॉल्ड एज ऑल जनरल वार्म अप। होल बॉडी में कंप्लीटली करना है कि फुल बॉडी वर्कआउट हो जाए तो हम आर्म सर्कल, टॉर्सो, ट्विस्ट, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। ये सब हमारे जनरल वार्म अप में आएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा इसके बाद डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या हुआ, जहां पर हम अपनी बॉडी का फुल मूवमेंट कर रहे हो और उसमें कंप्लीटली आर्म्स, शोल्डर, नेक, टॉर्सो,
बैक, देन लंजेस से रिलेटेड हो जाए तो हम अपने लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डायनेमिक स्ट्रेचिंग, दिस कैन बी इंक्लूड इन वॉकिंग लंजेस, मतलब चलते हुए भी जाना है और चलते हुए लंज करते रहना है, ठीक है। तो हाथ यहाँ पर रहते हैं और अपने लंबे लंबे पैर आगे रखने हैं और बेंड होते हुए आगे बढ़ना है, दिस इज कॉल्ड एज वॉकिंग लंजिंग। लेग स्विंग्स, लेग स्विंग्स का मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज। सपोज जैसे हम यूँ नॉर्मल खड़े हैं, ये हमारा हाथ है अभी तो, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, दिस इज अ फुट। तो लेग क्या करना है, इस तरह से हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, आगे सामने की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, साइडवेज मूव कर सकते हैं, इसको कंप्लीट रोटेट करा सकते हैं, फ्लेक्शन कर सकते हैं, जैसे हाथ का फ्लेक्शन है वैसे ही नी के साथ हमारा हैमस्ट्रिंग और काफ मसल का मूवमेंट होगा, फ्लेक्शन होगा। ये सारी चीजें हमारे लेग स्विंग्स के अंदर आएंगी। कैट काउ पोज, कैट काउ स्ट्रेचेस होते हैं हाफ फ्लोर पे बेंड हो करके, जिससे कि आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ जाती है। बर्ड डॉग, बर्ड डॉग कोर की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, जिसमें एक हाथ आगे रखना होता है और एक पैर पीछे रखना होता है। तो ये हम ऑल्टरनेट करते हैं, एक बार हाथ आगे, उसी के साथ ऑपोजिट लेग पीछे, राइट। फिर दूसरा हाथ आगे करेंगे तो ऑपोजिट लेग पीछे करेंगे, दिस इज ऑल कॉल्ड एज बर्ड डॉग। इंच वॉर्म, इंच वॉर्म का मतलब होता है कि आप इंच वॉर्म की तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हो। पहले क्या करना है, बॉडी बेंड करना है और थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते जाना है और अपनी बॉडी को फ्लैट कर लेना है, फिर वापस उसी तरीके से वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना है, दिस इज कॉल्ड एज इंच वॉर्म एक्सरसाइज। मैं अभी यहाँ पर स्पेस इतना नहीं है तो मैं आपको इमेज नहीं लगा पाया हूँ, नेक्स्ट टर्न पे मैं कुछ इन एक्सरसाइजेस की आपको इमेज के साथ भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी स्क्वाट, बॉडी वेट एंड स्पाइडरमैन लंजेस। स्पाइडरमैन लंजेस मतलब जैसे कि आपने स्पाइडरमैन को कभी वॉल पे चढ़ते देखा है, जैसे कि फर्स्ट मूवी जब आई थी स्पाइडरमैन फर्स्ट वाली, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो भाई हाथ रख के अपने पैरों को मूव करते हुए ऊपर वॉल पे चढ़ता है। ठीक ऐसे ही हमको फ्लोर पे आगे बढ़ना है, हाथों के साथ अपने पैरों को भी अपने एल्बो तक के लेके आना है, फिर दूसरा पैर लेके आना और ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ना है, या वहीं ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल कॉल्ड एज स्पाइडरमैन लंजेस। ये सारे हमारे कौन से हो गए, डायनामिक स्ट्रेचिंग हो गई, जिसमें हम अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और वार्म अप करा लेते हैं। आगे चले भाई, पैसिव वार्म अप में कौन कौन सी चीजें आई मैंने आपको पहले भी बताई कि हॉट शावर हो गए, हॉट बाथ्स हो गए, सोना बाथ, स्टीम बाथ, हीटिंग पैड्स यूज कर सकते हैं, हीटेड गारमेंट्स यूज कर सकते हैं, और ब्लैंकेट वगैरह। वैसे तो ब्लैंकेट ओढ़ के नहीं जाओगे, बट ब्लैंकेट्स का मतलब ये होगा कि आप भारी सी चादर या कोई भारी अपर जैकेट वगैरह यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फोम रोलिंग, जहाँ किसी मसल में पेन हो रहा हो, बैक हो, हैमस्ट्रिंग हो, थाई हो, राइट, तो आप उस मसल के नीचे अपनी फोम रोलर को रखो और उसको कंप्लीटली आगे पीछे करके रोल करो। In that case, you will feel a good blood circulation and slowly and gradually the muscle stiffness or muscle soreness get removed. तो ये जब आप प्रैक्टिस वार्म अप के टाइम पीरियड पे करते हो तभी आपकी मसल की सोरनेस कम हो सकती है। मैच खेलने के बाद जब लास्ट में कूल डाउन में करोगे तब भी कम हो जाएगी। तो ये बेनिफिट आपको दोनों जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए भाई, वार्म अप और उसके टाइप्स और उसके मेथोडोलॉजीज। अब आ जाते हैं कि हमें इससे फायदा क्या मिलना है भाई। फायदे बहुत सारे, देखो 4 ये लिखे, 9 10 तक के यहाँ आ गए, 12 15 16 17 20 बहुत सारे हैं। तो हम इनमें से कुछ एडवांटेजेस ऑफ वार्म अप को डिसाइड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहला इसमें क्या है, दैट इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी है, आप अपने एग्जामिनेशन में इसको जरूर लिख करके आना कि हम अगर वार्म अप करेंगे तो हमारे इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हमारी मसल भी कम डैमेज होगी, टेंडन भी कम डैमेज होगी, लिगामेंट्स भी डैमेज नहीं होगा और हम इमीडिएट रिएक्शन के जरिए अपनी पूरी बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट इज इंक्रीज मसल टेम्परेचर। हमारी मसल का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि हमारा जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, ब्लड टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो ही ब्लड हमारी हर मसल के बीच में पहुंच रहा है, जिसके जरिए हमारी मसल का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और हम अपनी एक्सरसाइजेस आराम से कर सकेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो वार्मर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली एंड रिलैक्स मोर क्विकली, विच इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पुलिंग अ कोल्ड मसल, ठीक है।
नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी, यानी कि हमारी मसल की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन को स्टोर करना और उस ऑक्सीजन के साथ ही साथ सारा काम कंप्लीट करना जब तक कि हम अपनी बॉडी को वर्किंग में ले रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में फ्लो होगा प्रॉपरली। आप रेगुलर करते रहोगे, सांस लेते रहोगे, पानी पीते रहोगे, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट करते रहोगे, बाहर निकालोगे, तो ये जो साइकिल चलती है सर्कुलेटरी सिस्टम की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये प्रॉपर हमारी बॉडी में होती रहेगी, जिसके जरिए ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होगा और आपकी मसल में भी वो ऑक्सीजन कंप्लीटली पहुंचेगा और आपको थकान कम होगी, राइट। तो आपका एक तरीके का फ्यूल है ऑक्सीजन। आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, नहीं ले रहे हो तो कम हो जाएगी और आपकी थकान दूर हो सकती है जब आप एक्सरसाइज करोगे। मसल इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। तो भाई रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स का मतलब ये है कि आप अपनी मसल को ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, ज्यादा मूवमेंट ला सकते हो। अपनी बोन की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी इंप्रूव कर सकते हो व्हेन यू आर रेगुलर हैबिचुअल ऑफ परफॉर्मिंग वार्म अप एंड एक्सरसाइजेस। और अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ दिया, यानी कि स्ट्रेचिंग को छोड़ दिया, यानी कि वार्म अप और कूल डाउन को छोड़ दिया, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे करके स्टिफ हो जाएगी और टाइट होने लगेगी। आपकी मसल में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ और आ जाते हैं पॉइंट्स में, जैसे कि आपका जॉइंट लुब्रिकेशन है। तो जॉइंट लुब्रिकेशन की हम जब बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, जो जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, वो अच्छी तरीके से वर्क करेगा और आपकी बोन्स प्रॉपर वर्क करेंगी, डेंसिटी अच्छी होगी, स्मूदर काम करेंगी और आपका जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो का वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट भी अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा एंड इन दैट केस आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। जिसमें जैसे ये होता है कि जब कोई बिगनर प्लेयर तैयारी करता है तो उसके लिए सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता है एंड इन दैट केस उसे रेस्टिंग रिकवरी टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो लोग रेगुलर हैं, इंटरमीडिएट हैं, प्रो लेवल के प्लेयर हैं, उन्हें रेस्टिंग हार्ट रेट अच्छा करने के लिए कम टाइम लगता है और वो जल्दी रिक्यूप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज nerve conduction velocity. That means as per your body temperature rises, the speed at which the nerve impulse travel to your brain it increases. मेन बात क्या है कि आपकी जो नर्व इम्पल्सेस हैं ब्रेन तक के और आपकी मसल के जरिए वो अच्छा काम करेंगे और ज्यादातर क्विक टाइम पीरियड में, लेस टाइम पीरियड में आप क्विक मूवमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मसल के साथ हमारा माइंड कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। इंक्रीज पावर एंड स्पीड, ये बहुत जरूरी है। आपकी पावर और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि आप वार्म अप करके जा रहे हो। तो whenever you are performing your competition or practicing at the practice time period, you need to get proper warm up so that you may acquire the good speed as well as good power. Next है better agility. Agility का मतलब होता है quick direction, जहां पर आप अपनी बॉडी का मूवमेंट तेज करोगे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जल्दी मूव करोगे ऑन द फील्ड और ऑन द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में विकेट कीपर है, वो जल्दी मूव करता है, उसे बॉल गैदर करनी है। फुटबॉल में गोलकीपर है, उसे भी जल्दी मूव करना है क्योंकि उसे बॉल गैदर करनी है। बैडमिंटन प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर है, उन्हें अपने कोर्ट पे बहुत फास्ट मूवमेंट करना है, इसलिए एजिलिटी एक्सरसाइजेस करना जरूरी है। इट इंक्लूड्स इन वार्मिंग अप ऑल्सो। नेक्स्ट इसके बाद आ जाए भाई कुछ और पॉइंट्स हैं जिनमें हम समझते हैं रेंज ऑफ मोशन, जिसको हम लोग अभी फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ के आ चुके हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। फिर इसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ अ मसल ग्रुप। हमारी कुछ जो मसल इनएक्टिव है वो भी एक्टिव हो जाती हैं और उनमें वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मसल सोरनेस, अगर मसल बहुत टाइट हो गई है, स्टिफ हो गई है, क्रैम्प आ गया है, तो वो धीरे धीरे रिड्यूस हो सकता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग मसल एक्सरसाइज इन द वार्म अप। मेंटल प्रिपरेशन एंड फोकस, आपका दिमागी संतुलन अच्छा रहेगा। अब आप प्रिपेयर्ड हो, अब आप फोकस्ड हो कि भाई मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा चुका हूँ, ठंडा टेम्परेचर नहीं है और जिसकी वजह से मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपका जो माइंड है वो फ्री हो गया कि मैं अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट अच्छे तरीके से कर सकता हूँ या अपने कंपटीशन में जिस लेवल पर खेल रहा हूँ उस लेवल को और एडवांस पे ले जा सकता हूँ। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल रेडीनेस। आप अपना दिमाग अच्छा रख रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है और ये आपके पॉजिटिव वाइब्स को मिलाता है।
कि आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं बिल्कुल रेडी हूँ, एक आध दो पॉइंट चले गए, एक आध दो गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप से अब हम इसको मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट लास्ट हम लोग चल रहे हैं कुछ और पॉइंट्स में, जिसमें आता है भाई रिहर्सल ऑफ मूवमेंट पैटर्न्स, इंक्रीज कोर टेम्परेचर, रिड्यूस परसीव एक्सर्शन, अर्ली फैटिग को दूर करता है, मतलब जल्दी थकान होती है तो हम उससे बच सकते हैं क्योंकि हम रेगुलर वार्म अप कर रहे हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, प्लस कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस बढ़ गया, तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं कम समय में, या अगर हम ज़्यादा टाइम भी यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम उसमें थकेंगे कम, फैटिग कम होगा, थकान कम होगा और ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अब क्लियर हो रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वार्मिंग अप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए इसको प्रिपेयर करते रहें, नोट्स बनाते रहें, एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग माय चैनल, keep like and do comment so that if you are having any doubt it can be resolved in the next video. Till then, take care all of you, keep sharing and keep loving. See you in the next video.